हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डअप पर। आई एम योर एजुकेटर रितिका। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च मैथोलॉजी। ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क में पेपर 1 में पूछा जाता है आपसे रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो रिसर्च मैथोलॉजी में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिसर्च का मतलब क्या है। What is research? What is the meaning of research? तो रिसर्च की अगर हम बात करें, we can define it as the art of investigation। ये इन्वेस्टिगेशन की एक आर्ट है, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि इट्स अ सर्च फॉर न्यू नॉलेज, है ना। कोई नई नॉलेज को सर्च करने का एक प्रोसेस है। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, एक रिसर्चर थे जिन्होंने रिसर्च को किस तरीके से डिफाइन किया है, उनका नाम है रेडमैन एंड मोरी। Redman and Mori defined research as the systematized effort to gain new knowledge। उन्होंने क्या बोला कि रिसर्च क्या है? systematized effort to gain new knowledge। करेक्ट। तो रेडमैन और मोरी ने एक डेफिनेशन दी थी रिसर्च की। उन्होंने ये बोला था कि रिसर्च एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है नई नॉलेज को गेन करने के लिए। या फिर हम रिसर्च को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने कि रिसर्च को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम इतने भारी भरकर टर्म्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, लाइक सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड? व्हाई आर वी यूजिंग दीज टर्म्स? सो हम इसको सिस्टमेटाइज्ड क्यों बोल रहे हैं रिसर्च को? बिकॉज इट इंक्लूड्स द सेट्स ऑफ प्रोसीजर। इसमें ऐसे ही नहीं हवा में कुछ भी रिसर्च हो जाए, इसमें कुछ सेट होता है प्रोसीजर का और वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज सिस्टमेटाइज्ड। अब हमने इसको ऑर्गेनाइज्ड क्यों बोला? आप अपने लाइफ में इनकाउंटर कर लीजिए, कोई भी आप काम करते हैं तो पहले आप उसका प्री प्लान करते हैं और उसके बाद ही उसे काम को आगे बढ़ाते हैं। तो रिसर्च में भी सेम ऐसा ही है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका पूरा एक प्रोसेस होगा और प्री प्लान पूरा वर्क आपका, आप फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि हमने इस तरीके से काम करना है। और ये करना इसलिए ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, पहले से उसे प्री प्लान्ड वे में स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा काम में कोई भी रुकावट ना आए और बहुत ही एफिशिएंटली हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी रिसर्च की जो आप लिख सकते हैं अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। दूसरी चीज़ है कि आपको रिसर्च करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा, है ना। हम रिसर्च करना चाहते हैं तो क्यों, वाई यू वांट टू डू रिसर्च? क्या मोटिवेशन क्या है उसके पीछे? सबसे पहले मोटिवेशन की अगर हम बात करें, मोटिवेशन का फर्स्ट पॉइंट अगर हम लेके चलें तो हो सकता है इसमें रिस्पेक्टेबिलिटी। करेक्ट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिस्पेक्टेबिलिटी। रिस्पेक्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको समाज में पहचाना जाएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है तो समाज में आपको लोग जानेंगे, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। करेक्ट। तो रिस्पेक्टेबिलिटी could be the major motivation we can say for the research। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप एक रिसर्च डिग्री को अपनी मेहनत से अर्न कर रहे हैं, सो दैट वुड बी इंस्टेड ऑफ फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो दे लाइक टू फेस द चैलेंजेस, हैं, ताकि उसका जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो इट्स अ चैलेंज, वी कैन से इट्स अ चैलेंज फेसिंग प्रोसेस ऑल्सो। सो चैलेंज एक्सेप्टेंस वी कैन से, किसी को शौक होता है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का और एक्सेप्ट करने के बाद वो बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहते हैं कि हमें अच्छा, हमारे पास तो ये चैलेंज आ गया, सो वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट और उसका आउटकम हमें बहुत अच्छा चाहिए। तो एक ये भी हो सकता है कि एक मोटिवेशन आपका इस तरीके से भी है। दूसरा, आपने ये सोचा है कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करना है,
इफ़ यू वांट टू डू वर्क वेल फॉर योर सोसाइटी देन यू गो फॉर रिसर्च। आपको लग रहा है कि यार हमारी सोसाइटी में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो इसे इरेडिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, तो आप ये भी सोच सकते हैं। तो आप मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी आप काम कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट कुड बी द सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, और भी हो सकते हैं बट बेसिकली दीज आर द 3 पॉइंट्स विच कैन बी सेड कैन वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर रिसर्च। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है, दूसरी चीज़ होती है कि रिसर्च के, एक अच्छे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च। तो क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो आपकी रिसर्च जो हो वो लॉजिकल होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट लॉजिकल, मतलब कि रिसर्च का जो आप प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें कुछ दम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी रिसर्च प्रॉब्लम उठा लिया, तो उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए, इलॉजिकल वाली बात ना हो। ध्यान रखें जब भी आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम उठाएं तो दैट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी नॉट इलॉजिकल। सेकेंड पॉइंट कुड बी इट शुड बी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। इट शुड बी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होने का मतलब है कि हमारी रिसर्च जो है वो किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के रिलीजन को, वी कैन टॉक अबाउट सेक्स, जेंडर, किसी भी चीज़ को हर्ट ना करे। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं जिस भी चीज़ में, वो इन सब चीज़ों से परे हो, वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। सो इट शुड बी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। थर्ड पॉइंट आता है आपका, इट शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इट शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब आप जो रिसर्च करना चाह रहे हैं उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। जब आप कोई मसला ले रहे हैं तो उसका कोई ना कोई हल आना ही चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ऐसे ही नहीं कि आपके रिसर्च सिर्फ पेपर्स तक ही रह जाए, कुछ ना कुछ उसका सोसाइटी में काम आना चाहिए। तो इट शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। फिर होता है कि it should include less resources। ठीक, मतलब लेस रिसोर्सेस से मतलब है कि आपकी रिसर्च ना ऑप्टिमम हो, भारी भरकम आपको रिक्वायरमेंट्स ना हो अपनी रिसर्च के लिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बहुत ज़्यादा सामान, मतलब बहुत अननेसेसरी वाला भी आप यूज़ करें। चलो नेसेसरी तो हमें चाहिए ही होगा, बट अननेसेसरी भी इफ़ यू आर यूजिंग इट, सो दैट शुड बी नॉट इंक्लूडेड इन योर रिसर्च। क्योंकि आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम कर ले, जो कि हमारे एक इंडियन सोसाइटी की एक पहले से चली आ रही प्रथा भी है। सो इट शुड बी लेस रिसोर्स ओरिएंटेड। फिर आता है हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग। लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो लेस, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, काफ़ी लोग पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं एंड दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट देयर पीएचडी, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स ही इतने हो जाते हैं, इतने भारी भरकम ऑब्जेक्टिव्स ले लेंगे कि वो एक डेफिनेट टाइम में ख़त्म ही नहीं होने वाले होते। सो आपके ऑब्जेक्टिव्स इतने हों कि आप एक सफिशिएंट टाइम में उसे ख़त्म कर लें। ठीक है, तो इट शुड बी लेस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम कम ले बट हमें जो उसका सोल्यूशन है, जो रिजल्ट्स हैं, वो हमें जो आउटकम है वो ज़्यादा मिल जाए, मतलब कम टाइम में हमें ज़्यादा अच्छा काम करना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे रिसर्च के। क्या होना चाहिए, रिसर्च जो आपका प्रॉब्लम है उसमें क्या, एक अच्छा रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, इट शुड इंक्लूड लेस रिसोर्सेज, it should be less time consuming, and it should be solution oriented, and there are many more characteristic of a good research. Okay, so before moving on I would like to tell you कि ये जो content मैंने लिया है this has been taken from a book C.R. कोठारी। तो C.R. कोठारी का ये कंटेंट है और इसी से मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ। सो अभी हमने देखा कि रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की कि अच्छे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें क्या मोटिवेशन है रिसर्च करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एक रिसर्चर अपने रिसर्च में एनकाउंटर करता है। सो लेट्स सी दोज प्रॉब्लम्स। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी रिसर्चर अपनी एंटायर रिसर्च जर्नी में एनकाउंटर करता है। सबसे पहली प्रॉब्लम एंड द मेजर प्रॉब्लम
इज द लैक ऑफ इंटरेक्शन। पहली प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ इंटरेक्शन। बिल्कुल, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं मानती हूँ कि एक रिसर्च में होता है, क्योंकि इंटरेक्शन की कमी हो जाती है, और इंटरेक्शन डिस्कशन की जब भी कमी होती है तो एक अच्छा आउटकम नहीं निकलता उस चीज़ का। इस चीज़ में जब आप रिसर्च में जाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि कई बार तो लोग खुल के बात नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ के ऊपर। लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे आइडियाज़ को चुरा लेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में चलती हैं और इसकी वजह से ही वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें सबको फेस करनी पड़ती है, जो भी रिसर्चर है उनको ये मेजर प्रॉब्लम है जो एनकाउंटर करनी पड़ती है अपनी रिसर्च की जर्नी में। तो इंटरेक्शन होना बेहद ज़रूरी है। अपने को रिसर्चर्स के साथ, एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ जो उस फील्ड में एक्सपर्टाइज को हासिल कर चुके हैं, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि इंटरेक्शन में कोई कमी ना आए। आप जितना इंटरैक्ट करेंगे, जितने अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, उससे क्या होगा, हमें नए आइडियाज़ और मिलेंगे, और रिसर्च में नए आइडियाज़ का होना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए इंटरैक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप इंटरैक्ट करने की कोशिश करें लोगों से। वो अलग बात है कि अगर वो नहीं करना चाहते तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यू try to interact with a lot of people, try to interact with the experts of that particular field in which you are going to conduct your research. तो interaction करना बेहद ज़रूरी है। Second point, if we talk about it, that is the lack of funds and facilities. Lack of funds and facilities. ये भी बात बहुत सही है कि रिसर्चर्स को इतना फंड्स नहीं मिलता, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती कि वो अपने रिसर्च को अच्छे से कंडक्ट करें, या अगर मिलती भी हैं तो बहुत रुकावटें आती हैं। तो इतनी फैसिलिटीज़, इतने फंड्स हमारी गवर्नमेंट को एक रिसर्चर को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो अपना रिसर्च बहुत अच्छे से कंडक्ट कर ले और एक अच्छा आउटकम लेकर आए। तो देयर इज़ अ लैक ऑफ फंड्स एंड फैसिलिटीज़, जो कि is also a major problem which is encountered by a researcher during his or her research. Third, अगर हम बात करें, that is the lack of confidence. अब देखिए, कॉन्फिडेंस जो है वो हर चीज़ में चाहिए आपको। इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिसर्च। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आपका हर एक स्टेप में, लाइफ के हर एक वी कैन से अपने एज में या हर एक प्रोसेस में काम आता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अपनी बातों को अच्छे से रख पा रहे हैं, देन ओनली यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ, है ना। तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस आप हमेशा मेंटेन रखें अपना, और अपना काम अच्छे लगन के साथ करते रहें। फिर एक आता है प्रॉब्लम, दैट इज़ द लैक ऑफ लिटरेचर। हमारी इंडिया में रिसर्च एक अच्छे लेवल पे नहीं होती, तो इतना लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है जो हम पढ़ सकें। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें बार बार कॉपी हो रही हैं, वापस से वही रिपीट हो रही है। नो वन इज़ देयर टू कम फॉरवर्ड और कुछ नया करने की कोशिश करें। और अगर वो करना भी चाहते हैं कई बार, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि टांग खींचने वाले वीकेंड से, तो वो नहीं कर पाते। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ लिटरेचर, जिसकी वजह से हम लोग इतने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, एक अच्छा आउटकम नहीं निकाल पाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं चीज़ों से, और क्या प्रॉब्लम्स और होंगी, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो ये सारा लिटरेचर इतना अवेलेबल नहीं है ताकि हम उसे स्टडी कर सकें। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ लिटरेचर ऑल्सो। फिर अगर हम बात करें कि लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि एक
वी कैन से कि जब भी कोई रिसर्चर काम करने का शुरुआत करता है तो एक बोलते तो हैं कि हमें सिस्टमैटिक वे से करना चाहिए, बट एक सिस्टम या एक प्रोसेस वो डेवलप नहीं कर पाता कि मुझे क्या काम करना है या नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, तो कहीं ना कहीं उसमें लैग हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा रिसर्च जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। फिर अगर हम देखें तो जो सबसे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच इज़ एनकाउंटर्ड बाय अ रिसर्चर इज overlapping studies especially in our country। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक बंदा कर रहा है सारे वही के वही करेंगे। मतलब फलाने के घर में कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो जो हमारी सोसाइटी है या फिर बाकी लोग हैं तो दे थिंक यार नहीं यार यही एक बची हुई है, एक बैंकिंग हमें करनी है तो यही बचा हुआ है या फिर और कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, सो वी हैव टू गो इन द सेम पाथ, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिफोर चूजिंग योर करियर यू मस्ट नो अबाउट योर स्किल्स, व्हाट आर योर स्किल्स, आप किस में अच्छे हैं, डू दैट वर्क इन विच यू आर वेरी मच परफेक्ट, ठीक है। तो उसमें अगर आप जाएंगे दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो क्या होता है कि वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाइड है। जैसे कई बार क्या होता है रिसर्चर कुछ नया तो खोज ही नहीं पाता, कुछ नई रिसर्च तो नहीं कर पाता, वो क्या होता है जो पहले की स्टडीज़ की हुई हैं उसी में उलझ के रह जाएगा और कुछ थोड़ा बहुत करके उसी का थोड़ा बहुत आउटकम लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्टडीज़ होंगी ना वो ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है तुम दूसरों से सीख लो, उसने क्या काम किया है उसने क्या नहीं किया, उनसे आप सीख सकते हैं, बट अपने आइडियाज़ के साथ उसे मिक्स करके कुछ नया लेकर आए ना, तभी तो वो अलग माना जाएगा, तभी तो कुछ उसका नया आउटकम निकलेगा। सो आई थिंक दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स विच आर रिसर्चर एनकाउंटर ड्यूरिंग हिज और हर रिसर्च जर्नी। तो हमने क्या क्या बात की? पहली चीज़ लैक ऑफ इंटरेक्शन की बात की हमने, देन वी टॉक्ड अबाउट द फंड्स एंड फैसिलिटीज़ की कमी है, देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्फिडेंस लैकिंग, देन लिटरेचर की कमी है, देन ओवरलैपिंग स्टडीज़ है एंड द कोड ऑफ कंडक्ट इज़ ऑल्सो इम्प्रॉपर। एक चीज़ और है कि कई बार हम कुछ नई रिसर्च अगर करने का सोच रहे हैं देन समटाइम्स देर आर वेरियस थिंग्स जहाँ पे हमें उलझना पड़ जाता है एक रिसर्च को, एंड वो फिर उसको वही करना पड़ता है कि जो उसे बाकी लोग एडवाइस करते हैं। सो यू नो सुन लो उनकी भी, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट डिनाई देयर एडवाइसेस, डिनाई देयर कंसर्न्स रिगार्डिंग यू, जस्ट लिसन टू दैम and try to find out a new thing, a novel thing for your research। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। okay, this was about a little introduction with the research methodology। in next class we'll also learn about the types of research, the research design and what is the significance of research and all other topics। तो आप बने रहिएगा हमारी क्लास में। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ दिस इज़ नॉट ओनली जस्ट टू स्टडी एंड पास योर प्री PhD कोर्स वर्क, यू शुड कंसिडर दीज पॉइंट ऑलवेज व्हेन यू गो फॉर अ रिसर्च। मतलब आप इनको हमेशा अपने माइंड में रखें, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम वी कैन यूज़ इट वाइल डूइंग द रिसर्च। सो कीप इट इन माइंड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।